अभी सीटेट के जो पेपर हो रहे हैं उसमें जो हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके हिसाब से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं और उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेंगे। आप एक बार ज़रूर देख लें इनको, इससे एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदे होंगे जो एग्ज़ाम अब तक होते आ रहे हैं। इसे बाय क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों का भाषा क्रम में सही विकास का आकलन करने के लिए हम किन चीज़ों को देख सकते हैं? तो बहुत ही आसान सा आंसर होता है कि पोर्टफोलियो का अवलोकन करें। पोर्टफोलियो एक ऐसा फाइल बनाना पड़ता है स्कूल में जिसमें बच्चे के क्रमिक टेस्ट के नंबर, उनके परसेंटेज वगैरह लिखते रहते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसके भाषा में क्रमिक विकास क्या है। उसकी जो भी उसको हमने डेमोस्ट्रेशन टाइप का वर्क दिया हुआ है, ऐसा कुछ वो देखना, प्रैक्टिकल वर्क देखना, तो पोर्टफोलियो का अवलोकन करना। फिर जो क्वेश्चन बनते हैं कि निदानात्मक टीचिंग क्या है, डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो उसको कहते हैं कि समस्याओं की पहचान करना, समस्या का निराकरण नहीं, पहचान करना। और रेमेडियल टीचिंग हिंदी में कहते हैं उपचारात्मक तो उसको बोलते हैं कि समाधान करना। मतलब पहले ये देखा कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, उसको बोला निदानात्मक, और फिर जब उसकी पहचान करके उसको दूर किया तो वो उपचारात्मक हो गई। ठीक है ना। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज से बाहर नहीं हो सकता। यानी क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से पूछेगा कि भाषा का अस्तित्व और विकास किन चीज़ों से बाहर नहीं हो सकता, और ऑप्शन में ऐसा लिख सकता है परिवार और स्कूल, ऐसा कुछ। तो जल्दी में लोग स्कूल विद्यालय को टिक करके चले आते हैं, ऐसा नहीं है। स्कूल विद्यालय सब समाज के अंदर ही हैं, सो समाज इसका सही आंसर होगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर कैसे कर सकते हैं? तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, देखिए अर्जन और अधिगम ये स्वाभाविक रूप से होता है, सहज रूप से होता है, सांस्कृतिक रूप से होता है, लेकिन कुशलता के हिसाब से हम इसमें अंतर कर सकते हैं, क्योंकि कुशलता से इसमें अंतर हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही थे। भाषा की पाठ्य पुस्तक क्या है, मतलब किसी भाषा को सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या है? तो पाठ्य पुस्तक बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, क्योंकि सीखना तो इस अधिगम तो एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। तो बुक बाद में हमारे पास आती है, अलग अलग समय में अलग अलग आती है। तो बुक्स पाठ्य पुस्तक एक साधन मात्र हो सकती हैं। ठीक है। भाषा शिक्षण में किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखते? तो प्रत्यक्ष विधि में। प्रत्यक्ष विधि मतलब जब हम किसी के साथ, ऐसे समझिए कि जब हम किसी, मान लीजिए हम कहीं दूसरे स्टेट में चले गए, तो वहाँ की भाषा अपनी भाषा से अलग है, प्रत्यक्ष हम उसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, तो इसमें मातृभाषा का कोई रोल नहीं है। तो प्रत्यक्ष विधि में अपनी मातृभाषा का कोई रोल नहीं होता। पोर्टफोलियो आपको मैंने बताया ना कि प्रपत्रों को संगठित करके क्रमबद्ध तरीके से रखना। इसी तरह से भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण को बताता है। खेल क्या है? तो खेल भाषा का एक विस्तार है, बच्चे खेल में भी सीखते हैं। अब ये ऑप्शन में आपको दिखेगा, ठीक है, तो मैंने उसको बाई वन लाइनर करके आपको दिखाया है। त्रुटियां सीखने और सिखाने का एक अभिन्न अंग होती हैं, त्रुटियां कभी कमी नहीं दिखाती। पढ़ना प्रारंभ मतलब बच्चा कर दिए कैसे पता चलेगा? जब वो अर्थपूर्ण सामग्रियों के हिसाब से पढ़ेगा तब पता चलेगा कि बच्चा ने पढ़ना आरंभ कर दिया। भाषा अवबोधन में विकार क्या है? वो है भाषाघात ना, भाषा का न पता होना, ऐसा कुछ। मेरे हिसाब से 3 शीट है, आप देखेंगे आपको काफी फायदा होगा इससे। किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? तो सही आंसर होता है लिपि के अभाव में। और कुछ अच्छी भाषाएं, मतलब जो हम जनरली देखते हैं उनकी लिपि मैंने लिखी, जैसे अंग्रेजी की रोमन होती, पंजाबी की गुरमुखी होती है, उर्दू की नास्तिक होती है, नास्तिकम, और हिंदी की होती है देवनागरी। ऐसे ही क्वेश्चन है कि कौन सी गति श्रवण वाचन कौशल का विकास सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त है तो प्रश्नोत्तर नहीं, प्रश्नोत्तर पर बच्चों की प्रक्रिया है ना। जब इंटर कन्वर्सेशन करते हैं लोग तो वहां पे ये लगता है कि अधिगम अच्छा हो रहा है ना। भ्रम का संबंध किससे है? तो डिस्मोर्फिया भ्रम को समझाता है जब आप अंतर नहीं कर पाते हैं, है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बुक में, किसी बुक में मैंने पढ़ा था कि मोर और मुर्गे में अंतर नहीं
कर पा रहा है, तो ऐसा होता है। भ्रम का संबंध डिस्मोर्फिया से होता है। डिस्थीमिया तनाव से रिलेटेड होती है ना, ठीक है। और डिसकैलकुलिया जो होता है वो कैलकुलेशन गणित से रिलेटेड होती है, ठीक है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, ये बात ऑप्शन में आएगी, इसको आप तैयार रखेंगे। भाषा शिक्षण का कम प्रभावशाली माध्यम है, प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर शिक्षण का प्रभावशाली माध्यम नहीं है, इस ऑप्शन में ऐसा आ सकता है। सामाजिक अंतःक्रिया का भाषा सीखने में महत्वपूर्ण स्थान है, ये बात किसने कही थी? तो इस बात को वाइगोत्स्की ने कही थी ना। वाइगोत्स्की की जो बात होती है वो सामाजिक और सांस्कृतिक बातों पे ज़्यादा होती है। सामाजिक और सांस्कृतिक वर्ड अगर आपको दिखते हैं तो आप इनमें वाइगोत्स्की को कह सकते हैं। उसके बाद लड़के होकर लड़कियों की तरह रोते हो, खाते हो, सोते हो, शर्माते हो, अगर ऐसा कुछ कहा जाए तो ये जेंडर की दृष्टि से बाध्यता होती है। टीचर को ऐसा क्लास में नहीं कहना चाहिए, ओके। हिंदी भाषा के संबंध में महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि कही गई या लिखी गई बात को स्टूडेंट अपने तर्क के आधार पर रख सके, आलोचना की दृष्टि से या उसकी बड़ाई की दृष्टि से अगर रख सके तो कहते हैं कि ये भाषा कुशलता आ रही है, ठीक है। अच्छा, फिर देखते हैं कि भाषा कौशल का संबंध, भाषा और कौशल का एक दूसरे से अंतर संबंध होता है। जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब एक कौशल है, ठीक है। सुनना क्या और पढ़ना क्या है? ग्रहण करना है। और बोलना और लिखना क्या है? अभिव्यक्त करना है। तो ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं। मौखिक अभिव्यक्ति कम प्रभावशाली कब होती है? जब वो व्याकरण के साथ होती है। मतलब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मौखिक अभिव्यक्ति का कम प्रभाव कब पड़ता है? तो अगर वो कहता है कि व्याकरण के साथ, तो ये सही है। त्रुटियों का अर्थ क्या होता है? त्रुटियों का अर्थ सीखना होता है, लिखा नहीं मैंने यहाँ। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित प्रॉब्लम है ना। क्लेशिया पढ़ने से संबंधित। आगमन विधि में क्या होता है? बहुत सारे उदाहरण देते हैं और लास्ट में अपना नियम जो होता है वो आ जाता है। निगमन विधि क्या होती है? निगमन विधि में ये होता है कि बहुत एक नियम बताकर उस पर कई सारे एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। हिंदी में महत्वपूर्ण कार्य क्या है? मतलब ना कि बच्चों को विभिन्न भागों में भाषा का प्रयोग, अपनी भाषा को बच्चा अपने हिसाब से प्रयोग कर पाए, यही टीचिंग का महत्वपूर्ण वर्क है, हिंदी टीचिंग का। अच्छा, वाणी और लिखित भाषा ना, तो वाणी जो होती है वो अस्थायी होती है। थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे, वाणी अस्थायी होती है, अस्थायी होती है। और लिखित भाषा क्या होती है? स्थायी होती है ना। लिखित भाषा स्थायी होती है, ठीक है। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, किसने कहा था? चॉम्स्की ने। भाषा और चिंतन में संबंध है, पूर्णतः सही है। भाषा की विविधता एक संसाधन है, समस्या नहीं। ऑब्जेक्टिव में अगर आता है ऐसा तो संसाधन पर टिक करेंगे। संप्रेक्षण भाषा का महत्वपूर्ण माध्यम है, ये बात सही है। वन लाइनर है, आप अपने से ऑप्शन देख लेंगे। पाठ्यपुस्तक को आधार बनाकर पूछा प्रश्न क्या करता है? तो विषय वस्तु का विस्तार करता है। खेल क्या करता है? विषय वस्तु का विस्तार करता है, भाषा का विस्तार करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अगर ऑब्जेक्टिव में आपको दिखें तो आप हमेशा उस आंसर को 9 में लेके चलिए। एक ट्रिक आप समझ लीजिए, इसको एक ट्रिक आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड अगर आते हैं तो उसको आप हमेशा नेगेटिव सेंस में लेके चलेंगे ना, मतलब वो आंसर 9 हो ऐसा सोचेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपके ऑप्शन में कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है कि केवल, और आप कंफ्यूज हैं, तो केवल वाला आंसर सही होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है ना। दूसरा, व्याकरण वर्ड अगर आता है हिंदी पेडागोजी में तो वो ऑप्शन जल्दी सही नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता, आप उसको समझेंगे, बट ये थोड़ा सा है। कंठस्थ करा देंगे, कंठस्थ करा देंगे, ऐसा अगर वर्ड कुछ आए तो ये भी सही नहीं होता है, क्योंकि कंठस्थ मीडियम नहीं होता टीचिंग का। वैसे ही कठोरता अगर आए, कठोरता से पालन करवाएंगे, बाहर निकाल देंगे, ऐसा कुछ भी पेडागोजी में नहीं आता आंसर में। याद करने जैसा कोई वर्ड नहीं आता, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ, ये सब कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो ऑप्शन को हटा सकते हैं आप जब आप कभी कंफ्यूज हो पेडागोजी में। ओके, थैंक यू। और अगर ये पेजेस चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैं आपको दे दूंगा। कोई चार्ज वार्ज कुछ नहीं है, ऐसा बस ऐसे ही पढ़ रहा था तो सोचा आपको बता दूं। फिर टाइम मिला तो फिर
इंग्लिश वगैरह का भी कर लेंगे, है ना। बाकी आप लोग खुद ही टीचर हो, अच्छे से कर सकते हो। थैंक यू।